हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो किसी बच्चे ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, यहाँ तक गलत भी नहीं किया। मतलब क्वेश्चन समझ नहीं आया था क्या? चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। एफ जी एच फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, ठीक, आर टू आर सच दैट एच ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। एज सब्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है, कॉन्टिन्यूस, देन एफ इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन। ठीक है, पहले एच सब्जेक्टिव और उसके बाद एफ की बात कर रहा है। सब्जेक्टिव में क्या दिक्कत आ रही है? एच सब्जेक्टिव है या नहीं है? एक्स वाई आर से ही ले रहे हो। एच जो है वो आर टू आर डिफाइन है, तो एक्स वाई का कोई भी नंबर लोगे तो आर में ही जाएगा, क्योंकि आर से ही आ रहा है, तो ये रियल नंबर ही बनेगा। और एच जो है आर टू आर मैप कर रहा है, तो सब्जेक्टिव को क्लियर दिख रहा है नहीं? अगर फिर भी इनको अगर प्रॉब्लम हो रही, पता नहीं क्यों ही प्रॉब्लम होती है, होना तो नहीं चाहिए था। अगर हो ही रही तब ऐसा कुछ मान लेते कि x इक्वल टू जेड मान लेते, ठीक है, और मान लेते ये जो जेड है वो r से है और y को 1 मान लेते, तो एक्स वाई क्या बन जाता? जेड, और जेड कहां से था? r से, और h जो है वो कहां से कहां मैप कर रहा है? r टू r। तो आप ऐसे भी करके देख सकते थे। हम्म जब h r से r मैप कर रहा है तो इसका जो भी आउटपुट होगा h का वो r में ही तो जाएगा। और एक्स वाई क्या है? r, ये एक्स और वाई जो है रियल नंबर पे, तो सब्जेक्टिव तो क्लियर था कि सब्जेक्टिव है ही। तो इसका पहला ऑप्शन तो प्रूव आसानी से दिख रहा था, आप लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया इसका आंसर। तो पहला तो है, एच सब्जेक्टिव है, क्लियर है। चलिए देखते हैं एफ इंजेक्टिव की। हाँ, इन सब चीजों में प्रॉब्लम होती तो लोग मान लेते कि हो सकता था नहीं आया, लेकिन होनी नहीं चाहिए थी। चलिए देखते हैं एफ इंजेक्टिव है या नहीं। इंजेक्टिव के लिए हम वो यूज करेंगे जो हम करते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और ये इंप्लाइज करता है एक्स इज इक्वल टू वाई। जब ऐसा होता है तो इंजेक्टिव होता है, ठीक है, हम इसका यूज करते हैं। एक्स वाई तो यूज किया ही है, तो हम यहाँ पे एक्स वन वाई एक्स वन एक्स टू लेंगे, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ठीक। एफ ऑफ एक्स वन है ना, तो ये आपका फंक्शन हो गया एच एफ ऑफ एक्स वन प्लस जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स वन वाई एंड एच ऑफ एफ ऑफ एक्स टू प्लस जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स टू वाई, ठीक है। हमने जो दिया हुआ है, डिफाइन हुआ है, हमने वहां पे एक्स वन एक्स टू की वैल्यू किया और उसका यूज किया, ठीक है। तो यहां से इस दो इक्वेशन से आपके पास क्या आएगा? ये दोनों तो सेम है, एफ ऑफ एक्स वन वाई एफ ऑफ एक्स टू, ये दोनों हम सेम लेके चल रहे हैं। तो यहां से क्या इंप्लाइज करके एक्स वन वाई इज इक्वल टू एक्स टू वाई, ठीक है। और ऑब्वियसली फॉर ऑल वाई बिलोंग टू आर, तो आपके पास क्या आ गया? एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो हमने क्या लेके चला था? एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, क्या अप्लाई कर दिया? एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, सो एफ इज इंजेक्टिव।
है। अगर जी का बोला जाता कि इसमें तो जी इंजेक्टिव के बारे में नहीं पता है, एफ इंजेक्टिव के बारे में पता है, तो हमें चेक किया, अगर बोलो पूछता कि बताओ जी इंजेक्टिव है या नहीं है, तो हम क्या करते, y1 y2 लेके आप सेम फॉलो करते, तो क्या होता एक्स वाई वन एक्स वाई टू और y1 इक्वल टू y2 आ जाता। सिमिलरली जी भी इंजेक्टिव हो जाता है, सिमिलरली जी भी इंजेक्टिव हो जाता। बस वन वन चेक करने के लिए हम इसी का यूज करते हैं। ये तो आप लोग एमएससी में पढ़े ही होंगे, ग्रेजुएशन में भी होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये ट्रू होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, देन एफ इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन। एफ के बारे में है, तो एफ के बारे में हम क्या जानते हैं अभी तक? वी नो दैट एफ इज इंजेक्टिव, हम ये भी प्रूफ किए हैं, एफ तो इंजेक्टिव है। ठीक है, अब कह रहा है कॉन्टिन्यूअस पे प्लस एफ इज कॉन्टिन्यूअस, इंजेक्टिव भी है कॉन्टिन्यूअस भी है, तो हम क्या इंप्लाई कर देगा, एक रिजल्ट है जिसमें ये क्या देता है कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस और इंजेक्टिव फंक्शन आर टू आर अगर डिफाइन है तो रिजल्ट। continuous and injective functions कहाँ से कहाँ है, एफ आर टू आर है, मस्ट बी स्ट्रिक्टली मोनोटोन। ठीक है, इंजेक्टिव और कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो मस्ट बी स्ट्रिक्टली मोनोटोन। अब सिंपल बात यह है कि जब आपने ये देख लिया ये रिजल्ट की क्या कहता है ये रिजल्ट, तो आपको आंसर तो पता चल गया होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में क्वांटिटी की बात कर रहा है। जब ऑप्शन में क्वांटिटी की बात कर रहा है और हमने इंजेक्टिव चेक कर लिया तो स्ट्रिक्टली मोनोटोन। स्ट्रिक्टली मोनोटोन का मतलब ये नहीं है कि ये इंक्रीजिंग ही होगा या फिर डिक्रीजिंग ही होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर सही है, ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, मेन सब्जेक्टिव क्लियरली दिख रहा था, इंजेक्टिव चेक करना था, इंजेक्टिव चेक करते ही ये भी ट्रू हो जाता। हम्म, तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ठीक है, ये निलपोटेंट ऑपरेटर है ना, निलपोटेंट के बारे में है। बस यही है, निलपोटेंट का रिजल्ट हम याद करेंगे, उसको देखेंगे, उससे हमारा हो जाएगा। आप लोगों ने इसमें अटेम्प्ट किया है लेकिन ये एमएसक्यू था, कुछ बच्चे हैं जो सही जवाब दिए हैं। तो सबसे पहले निलपोटेंट से रिलेटेड जो भी रिजल्ट है अब उसको पहले रिकॉल करोगे क्या है, बताइए।
निम्पोर्टेंट R3 से R3 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T4 इज इक्वल टू 0। सोचिए और बताइए क्या आंसर होगा। सोच लिया। चलिए अब आंसर मैच करते हैं। क्या दिया हुआ है? R3 से R3 है ना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये ये इंपॉर्टेंट है। R3 से R3 है, ठीक है। और गिवन है कि T जो है नॉट इक्वल टू 0 है, T4 जो है वो इक्वल टू 0 है। तो हमें T स्क्वायर और T³ के बारे में नहीं पता है। अब निम्पोर्टेंट में हम जानते हैं कि अगर कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स होती है, ठीक है, तो उसकी इंडेक्स कैसे निकालते हैं? हम्म? अब इसकी डायमेंशन क्या है पहले तो? 3। तो जिसकी डायमेंशन अगर 3 होती है, कोई अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स होती है ना, ठीक है, कोई n डायमेंशनल स्पेस में, उसकी जो निम्पोर्टेंस इंडेक्स होती है या तो वो n ही होगी या फिर n से छोटी होगी, ठीक। यहाँ पे डायमेंशन क्या है? 3। तो n यहाँ पे क्या है? 3। तो इसकी जो इंडेक्स होगी या तो ये T³ पे ही 0 हो जाएगा या फिर उससे छोटे पे भी 0 हो सकता है या फिर T स्क्वायर पे भी 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि T तो नॉन 0 दे रखा है। इस दोनों का चांस है कि या तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। T4 0 दे रखा है, इसका यूज हम कर रहे हैं, इसलिए हमें पता चला T3 T³ पे नॉन 0 नहीं होता है। कि नहीं दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि T⁻3 पे अगर नॉन 0 हो गया तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर निलपोटेंट में 0 इसको अगर होना ही होगा, ऑपरेट जितनी बार करेंगे तो वो तीसरी ऑपरेटर पे ही तीसरी बार ऑपरेट करेंगे तो उसी पे 0 हो जाएगा, क्योंकि डायमेंशन इसकी 3 है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ये लिखा कि है निलपोटेंट के इंडेक्स वाला रिजल्ट अगर याद होता कि जिसकी डायमेंशन होती है उस पर तो वो 0 होता ही है, अगर उसको 0 होना है तो वहां अगर फिर आगे होते चला, ठीक है। दूसरा कह रहा है इमेज ऑफ टी, दूसरा ऑप्शन है इमेज ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू इमेज ऑफ टी स्क्वायर। नॉट इक्वल टू इमेज ऑफ टी स्क्वायर। तो हमें ये पता चल गया है इमेज ऑफ टी की पावर के मतलब T³ जो है वो हमारा 0 है। आपने ये रिजल्ट पढ़ा है? इमेज ऑफ टी के प्रॉपर सबसेट इमेज ऑफ टी पावर k-1 प्रॉपर सेट, ऑब्वियसली यहाँ पे ये 0 होता है, जो पावर अप्लाई करके उस पर 0 हो जाता है और अब तो ऐसे चलता रहता है इमेज ऑफ टी तक, ठीक है। तो प्रॉपर कंटेनमेंट होती है। इमेज ऑफ T³ अगर 0 हो गया इस पे 0 होगा तो ये सबसेट होगा इमेज ऑफ टी स्क्वायर और फिर ये सबसेट होगा इमेज ऑफ टी के, तो ये प्रॉपर सबसेट होगा। तो यहाँ भी इक्वालिटी तो नहीं है, ठीक। अगर मान ले कि इमेज ऑफ टी स्क्वायर पे ही 0 हो गया है तो भी स्ट्रिक्टली होगा इमेज ऑफ टी के, क्योंकि इमेज ऑफ टी ही दे रखा है तो नॉन 0 तो दे ही रखा है, और यहाँ भी इमेज ऑफ टी दे रखा है नॉन 0, ठीक है। अगर कुछ होगा भी तो स्ट्रिक्टली होगा, अगर ये 0 होगा तो ये नॉन 0 तो फिर भी नॉट इक्वल तो है। तो इसका यूज करके आप कह सकते हो ये जो बी ऑप्शन है हमारा ट्रू है कि नॉट इक्वल आएगा, ठीक है। तो इस दो ऑप्शन में ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं थी, और आना भी था तो हो सकता था कि थर्ड ऑप्शन में आ सकता था। तो हम देखते हैं
थर्ड ऑप्शन क्या कहते हैं? थर्ड ऑप्शन कह रहा है रैंक ऑफ टी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। इसको वेरीफाई करना ये सही है या नहीं। तो कैसे करेंगे? हमें पता है कि रैंक ऑफ टी क्या है, नॉन जीरो तो है। इसके बारे में क्लियर है क्योंकि कह रहा है टी नॉट, तो रैंक ऑफ टी जो है वो नॉन जीरो है। अब कितना है वो नहीं पता, नॉन जीरो तो है। हम्म, और हमें ये पता है कि रैंक ऑफ टी क्यूब जो है वो क्या है, वो जीरो है। अगर हम ये मान के चलते हैं, के मान के चलते हैं के इज इक्वल टू 3, के मतलब n, के मतलब है कि ये इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी, ठीक है, इंडेक्स है ये। अगर टी क्यूब पे जीरो होता है तो रैंक इसकी जीरो। तो हमें रैंक ऑफ टी स्क्वायर के बारे में कहना है ना, तो रैंक ऑफ टी स्क्वायर के बारे में हम क्या कह सकते हैं? बताइए क्या कह सकते हैं इसके बारे में? रैंक ऑफ टी स्क्वायर या तो, हाँ अगर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे 1 होगी, ठीक। और अगर मान लीजिए कि रैंक टी स्क्वायर जो है वो जीरो हो जाए, मतलब के इक्वल टू 2 है, ये इंडेक्स है। अगर इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी अगर 2 हो तो फिर रैंक ऑफ टी स्क्वायर क्या? जीरो। सही है। टी स्क्वायर के बारे में एक्चुअली यहाँ पे ना हम उसी का यूज करते हैं, जब हम पीछे ये जो लिखे थे ना इमेज, इमेज ऑफ टी के कंटेनमेंट, तो यहाँ पर तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रैंक ऑफ टी के लेस देन रैंक ऑफ टी के माइनस 1 लेस देन अप टू रैंक ऑफ टी, ऐसे चलता है ना। रैंक ऑफ टी क्या है? ये तो नॉन जीरो है, वो हमें दिया हुआ है, ठीक। तो अगर लेस देन अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो रैंक ऑफ टी नॉन जीरो है और लेस देन कह रहे हैं रैंक ऑफ टी स्क्वायर, ठीक, और स्ट्रिक्टली है तो, और रैंक ऑफ टी क्यूब। अगर नील पोटेंसी 3 होगी इंडेक्स उसकी, तो ये जीरो होगी, टी क्यूब पे जीरो हो गया, और जैसे ये जीरो होगी इससे तो स्ट्रिक्टली बड़ी है ये, तो इसको 1 होना पड़ेगा, इससे स्ट्रिक्टली बड़ी है तो इसको 2 होना पड़ेगा, ठीक। अब मान लीजिए कि ये इंडेक्स 2 है, तो यहां पे अगर जीरो होगी तो फिर ये स्ट्रिक्टली बना है, तो हो सकता है ये 1 हो या 2 हो, कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये भी 3 भी हो सकता है, उसके बारे में हम नहीं करें, लेकिन हाँ इससे तो बड़ी ही होगी। तो यहाँ पे टी स्क्वायर जो है इसकी रैंक की पॉसिबिलिटी क्या है? या तो 1 होगी या तो जीरो होगी, और ऑप्शन हमारे पास क्या है? लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो या तो 1 होगी या फिर जीरो होगी, तो इसलिए आंसर हमारा सही है, ठीक है। बस वही एक रिजल्ट था, उसी का यूज कर रहे हैं। लास्ट क्या है? रैंक ऑफ टी इक्वल टू 2, रैंक ऑफ टी इक्वल टू 2। इसको कैसे देख रहे हो आप? हम्म, हम ये मान के चल रहे हैं कि टी स्क्वायर भी जीरो हो सकता है या फिर टी स्क्वायर नॉन जीरो हो सकता है, टी क्यूब तो जीरो होगा ही, ठीक है। और कह रहा है कि कुछ भी पॉसिबल लोगे तो रैंक टी जो है वो 2 होगा। तो हम मैट्रिक्स
ए ढूंढ लेते हैं, टी है ना, टी ढूंढ लेते हैं। 0 1 0 0 0 0, ठीक है। टी नॉन जीरो है जो हमें दिया हुआ है, बदली सच दैट टी उसको नॉन जीरो, टी पावर 4 इक्वल टू 0, ठीक। और टी पावर 4 करोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि दूसरी बारी में 0 हो जाएगा, ठीक है। टी स्क्वायर ही निकालेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा। तो टी नॉन जीरो है, टी पावर 4 इक्वल टू 0 है, रैंक ऑफ टी क्या है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। ये हमारा आर एस है और सी एम आई का पी वाई, जो मैंने ग्रुप में पूछा। चलिए, इस बच्चों में इस क्वेश्चन में तो बच्चों ने सही परफॉर्म किया, लेकिन पिछले में तो इन्होंने इसमें तो कुछ जवाब ही नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, गलत हो कोई बात नहीं, आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं कौन क्या सोच रहा है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।